हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नई कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है और सेंट्री की एपिसोड आप लोगों ने उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। आप लोगों के हर एक कमेंट्स को मैंने पढ़ा है और आप लोगों ने जो जो मुझसे कहा है मैंने सब कुछ देखा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी इस सीरीज़ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। और आप लोगों को काफ़ी शिकायत थी कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ को मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझाया आपके साथ। बाकी दूसरे चैनल पे मेरा नहीं ख्याल है कि बाकी किसी यूट्यूब के चैनल पे ये सीरीज़ है भी। मेरे ख्याल में ये मेरा पहला ही चैनल है जिसके ऊपर मैंने ये कॉमिक बुक सीरीज़ शेयर करी है। तो आप लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसकी एक ही वजह थी कि उस सीरीज़ में जो था डिटेल्स बहुत ज़्यादा थी और अगर मैं एक भी डिटेल छोड़ देता तो वो मज़ा आप लोगों को नहीं आता जो कि मज़ा आपको इस सीरीज़ को देखने में आया था। तो अब से जो है मैं सीरीज़ छोटी बनाने की कोशिश किया करूँगा कि आप लोगों के पास भी मुझे पता इतना टाइम होता नहीं है कि 40 मिनट की 30 मिनट की वीडियो देखें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। तो आज जो मैं सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ वो है यंग एवेंजर्स की सीरीज़। यंग एवेंजर्स जो है वैसे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं कंटिन्यूटी शेयर कर रहा हूँ मार्वल यूनिवर्स की, तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं। अभी नहीं लेकिन आगे जाके, लेकिन जब हम आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि ये लोग है कौन और आए कहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पहले ही बता दिया जाए कि ये है कौन और आए कहाँ से हैं। तो इसलिए मैं इनकी सबसे पहला वॉल्यूम जो है उससे स्टार्ट करूँगा जिसके 12 इशूज़ हैं। तो यानी कि मैं हर वीडियो के अंदर अब सिर्फ एक ही इशू कवर करूँगा और देखूँगा कि कहीं ये ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई। अगर वीडियो कुछ ज़्यादा छोटी हो गई तो फिर मैं एक एपिसोड के अंदर 2 इशूज़ कवर कर लूँगा, लेकिन मेरा फ़िलहाल इरादा ये है कि मैं सिर्फ एक इशू को कवर करूँ एक एपिसोड के अंदर, और इस तरह हमारे पास 12 एपिसोड्स हो जाएंगे यंग एवेंजर्स की सीरीज़ के बारे में। तो अब जैसे कि मैं हर कॉमिक बुक सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में होता क्या है और होने वाला क्या है, ताकि आपको पता हो कि आप जो बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है असल में। तो ये सीरीज़ एवेंजर डिसअसेंबल्ड के फ़ौरन बाद रिलीज़ की थी, क्योंकि हमें पता है एवेंजर डिसअसेंबल्ड के इवेंट के बाद एवेंजर्स की टीम ख़त्म हो गई थी। तो ये कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने देखा कि क्राइम्स तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं सिटी के अंदर, लेकिन एवेंजर्स ने अपना रोल प्ले करना छोड़ दिया है। तो इन बच्चों ने सोचा था क्यों ना हम यंग एवेंजर्स बन जाएँ और लोगों की मदद करें। तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर हमें बहुत सारे ट्विस्ट मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक भी एपिसोड आप मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ट्विस्ट हैं जो कि आगे जाके बड़ी बड़ी सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस सीरीज़ के हर एक एपिसोड को देख सकें। सो गाइस, बिना किसी और बात के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गाने की जे जोना जेमरसन के ऑफिस से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें पता है कि ये यहाँ डेली ब्यूगल का एक हिस्सा है और यहाँ पे स्पाइडरमैन भी काम किया करता है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे उसकी एक सेक्रेटरी और जेसिका जोन्स, जो कि ल्यूक केज की वाइफ या गर्लफ्रेंड आप कह लें, वो है, और वो भी यहाँ पे काम करती है। और हमें देख रहे हैं कि जे जोना जेमरसन कल रात का न्यूज़पेपर उठा के दिखा रहा है और बता रहा है कि कल रात कुछ बच्चे जो हैं एक पार्टी के अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बचाया और वहाँ पे बहुत बड़ी आग भी लगी हुई थी। लेकिन वहाँ पे जो है ये अजीब तरह के बच्चे जो अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, इन्होंने वहाँ के सबको बचा लिया। तो मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। और वो बताते हैं कि वहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने ये तमाशा सारा देखा, वो बता रहे हैं कि उसमें से एक थॉर जूनियर था जिसके पास लाइटनिंग पावर थी और एक आयरन किड था जिसके पास एक बहुत ज़्यादा एडवांस आर्मर था, सेम आयरन मैन जैसा, या फिर हो सकता है कि इसका आर्मर जो था आयरन मैन से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। और वहाँ पे हमने एक टीन हल्क को देखा जो कि बहुत ज़्यादा पोलाइट था, ना कि दूसरे हल्क की तरह जो कि हर वक्त गुस्से में रहता है। और हमने फिर वहाँ पे लेफ्टिनेंट अमेरिका को भी देखा जो कि एक तरह का बॉसी टाइप आदमी था, जैसा कि हमारे कैप्टन अमेरिका हैं, उस तरह का वहाँ पे हमने लेफ्टिनेंट अमेरिका देखा। और वहाँ पे जो दूसरी सेक्रेटरी बैठी होती है वो बताती है कि हाँ, ये लेफ्टिनेंट अमेरिका जो है इसने मुझे तकरीबन 10 बार बोला कि मेरे सामने से हट जाओ। तो जेसिका पूछती है कि तुम उस वक्त वहाँ पे कर क्या रही थी। तो कह रही मैं वहाँ पे कुछ उससे सवालात पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग जो हैं मुझे कोई सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो जेसिका कह रही है तो वो सवाल का जवाब तुम्हारे कैसे देंगे जब वो उस आग को बुझाने में लगे हुए थे। और वो पूछती है कि जे जोना जेमरसन, तुम्हें हमें ये सब बताने का क्या मकसद है। तो वो बोलता है कि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि इन बच्चों के बारे में कोई नहीं जानता है कि ये कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इसलिए हमारा सारा काम यहाँ से शुरू होता है। तो जे जोना जेमरसन बोलता है कि अब से तुम लोगों का यही काम है, तुम दोनों का, कि कल रात के न्यूज़पेपर छपने से पहले ये पता लगाओ कि ये आखिरकार बच्चे हैं कौन और इनको ये हक किसने दिया कि ये अपने आप को यंग एवेंजर्स बुलाएं। तो वहाँ पर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बोलती है कि जोना, तो वो बोलता है कि क्या हुआ केट, अब क्या मसला हो गया। तो वो बोलती है कि इनको ये नाम यंग एवेंजर्स इन्होंने अपने आप को नहीं दिया है, बल्कि ये नाम तो मैंने इनको दिया है। तो जे जोना जेमरसन गुस्से में देख के पूछता है कि ये नाम तुमने इनको दिया है। तो वो बताती है कि हाँ, मैंने ये नाम दिया है, लेकिन ज़रा गौर तो करो, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये बच्चे भी तो एक एवेंजर्स की तरह ही बन के घूम रहे हैं ना, तो मैंने इनको यही नाम देना ज़्यादा सूटेबल समझा, लेकिन इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है, इस पर ज़रा गौर करो तुम।
वो बोलती है कि नहीं तुम सही नहीं कह रही हो, क्योंकि इस बच्चे ने कैप्टन अमेरिका का यूनिफॉर्म नहीं बल्कि बकी बार्न्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। तो जे जो है ना बोलता है कि हाँ जेसिका तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, इसने जो मिलिट्री जैकेट और डोमिनो मास्क पहना हुआ है ये तो बकी का है। तो केट पूछती है कि मुझे माफ़ करना लेकिन क्या मुझे ये बताओगे कि ये बकी है कौन। तो जे जो है ना एकदम बोलते हैं हुज बकी, तुम्हें बकी के बारे में नहीं पता। तो जेसिका भी बोलती है कि बकी जो कि कैप्टन अमेरिका का साइड किक था, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और वो बोलती है और जो ना बोलते हैं कि तुम्हें बकी के बारे में नहीं पता, आखिरकार तुम हो कितने साल की। तो वो बोलती है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 की बात है और आप उस वक्त कितने साल के थे। मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ करता था और पूछने के लिए शुक्रिया, और मैं भी कहीं ना कहीं बचपन में बकी ही की तरह बनना चाहता था। तो जेसिका पूछती है कि आप बकी की तरह बनना चाहते थे। तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, उस वक्त का हर बच्चा जो था एक बकी की तरह बनना चाहता था, जो एक 14 साल का यंग आदमी, इसने इतनी बड़े बैटल में कैप्टन अमेरिका की साथ दी और आखिर में मारा गया। और जब वो मारा गया उसके बाद ही मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया कि मुझे अब से बकी नहीं बनना है। और उसके बाद से मैंने देखा है कि साइड किक्स जो कि इतनी कम उम्र के होते हैं वो सिर्फ कॉमिक बुक्स में पाए जाते हैं, असली दुनिया में नहीं। लेकिन जेसिका उसकी पिक्चर उठा के बोलती है कि नहीं अब तक नहीं, लेकिन अब पाए जाने लगे हैं। तो कैट पूछती है कि क्या ये एवेंजर्स का साइड किक तो नहीं है जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं और हमें पता ना चल रहा हो। तो जेसिका बोलती है कि नहीं, एवेंजर्स डिसबैंड हो चुके हैं, अब यहाँ पे कोई एवेंजर्स नहीं है। और हो सकता है कि ये बच्चों सिर्फ एक सुपर पावर्ड फैन बॉयज़ हों जो कि एक अच्छा काम करना चाह रहे हों। तो जे जो है ना पूछता है कि ये बातें तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रही हूँ। तो वो बोलता है कि इसके बारे में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये कैसे पता कि एवेंजर्स अब काम करना छोड़ दिया है और वो कोई सीक्रेट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब छुप छुपा के। और हो सकता है कि ये किड्स जो हैं हमें एक डिस्ट्रैक्शन दे दी हो, एक पब्लिसिटी स्टंट हो, ताकि वो लोग अपना काम खुफिया तरीके से कर सकें जो कि वो पहले किया करते थे। तो जेसिका बोलती है कि क्योंकि मैं कैप्टन अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो एक और बच्चे की जान जो है इस तरह जोखिम में नहीं डालेंगे, कभी नहीं। तो केट पूछती है क्या तुम कैप्टन अमेरिका को जानती हो। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मैं हम लोग कभी कभार बस मिला करते थे। तो वो पूछती कि एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी कभी यंग एवेंजर्स हुआ करती थी। तो कहती है नहीं, मैं उस वक्त एक यंग बच्ची थी और मेरे पास इतना ज़्यादा दिमाग नहीं था और मैं इस तरह के रिडिकुलस कॉस्ट्यूम्स पहन के उनके साथ घुमा फिरा करती थी, लेकिन अब वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जेसिका जोन्स की पुरानी तस्वीर दिखती है जिसमें वो जोएल के नाम से जानी जाती थी और वो भी एक पुराने एवेंजर्स का हिस्सा हुआ करती थी। तो इस पर वो लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि हो सकता है कि इसके अभी भी ताल्लुक एवेंजर्स से हों, लेकिन वो बोलती कि नहीं, अब मेरे कोई ताल्लुक नहीं है एवेंजर्स से, हम लोग सिर्फ कभी कभार मिला करते हैं और मेरा बॉयफ्रेंड लूक केज है उसके कुछ ताल्लुकात हैं उससे। तो जे जो है बोलते हैं चलो अब बात ख़त्म करो, अब से तुम्हारा यही काम है कि तुम इसकी स्टोरी का पता लगाओ और पता लगाओ कि ये आखिरकार बच्चे हैं कौन। और वो बोलती है कि आखिरकार मैं इन सबका पता कैसे लगाऊंगी, वो भी मुझे बता दो। तो वो बोलता है कि मुझे क्या पता, हो सकता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करो लूक केज, या फिर कैप्टन अमेरिका को कॉल मिलाओ। तो जेसिका बोलती है कि ये इस तरह से काम नहीं करता है। तो वो बोलता है कि जिस तरह से भी काम करता है मुझे बस काम से मतलब है और मैं तुम्हें इसी बात के पैसे देता हूँ। तो जेसिका बोलती है कि अब मैं दोबारा से वो कॉस्ट्यूम नहीं पहनने वाली, समझे तुम। और हम देखते हैं इस तरह से केटी और वो दोनों बाहर निकल के आपस में बातें कर रहे होते हैं और केट बताती है कि जोएल जो है उसके बचपन की एक फेवरेट सुपर हीरो हुआ करती थी और वो दोनों आपस में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो पूछती है कि तुम एवेंजर्स से सब सच में बात करती हो। तो जेसिका बोलती है कि नहीं, मैं पहले किया करती थी लेकिन अब मेरे कनेक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन लूक केज की मदद से हो सकता है कि मुझे कुछ पता चल जाए, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ एवेंजर्स से जितनी जोनास सोचता है। उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन वहाँ पे आ जाते हैं और ये देख के एकदम वो परेशान हो जाती है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और कैप्टन अमेरिका भी बोलते हैं कि हमें माफ़ कर देना कि हम लोग तुम्हारे सामने इस तरह से आ गए अचानक, बस हमें कुछ मिनट के लिए तुमसे बात करनी है। तो केट देख के बोलती है कि क्या मतलब, तुम तो अभी कह रही थी कि तुम कैप्टन अमेरिका को जानती नहीं हो, तुम्हारी बात नहीं है, और अब ये क्या। तो वो बोलती है कि मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं लेकिन तुमसे आके बात करूंगी और तुम्हें फिर बताऊंगी। तो वो पूछती है कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि हमारे पास इसको पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो वो पूछती है क्या मेरे बॉयफ्रेंड ने आपको बताया मेरे बारे में। तो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ही बताया है हमें तुम्हारे बारे में। और हम देखते हैं कि वो लोग एक छत पे जाके बैठते हैं जहाँ पे जेसिका जो है उन दोनों से बात कर रही होती है और पूछती है तो इसका मतलब ये है कि वो किड्स तुम्हारे लिए काम नहीं करते हैं। तो कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, वो किड्स हमारे लिए काम नहीं करते हैं। टोनी स्टार्क बताता है कि मारिया स्टार्क फाउंडेशन जो थी, जो एवेंजर्स को फंड किया करती थी, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बड़े एवेंजर्स को फंड कर सके, तो ये फिर छोटे बच्चों की बात तो बहुत दूर की बात है ना। तो जेसिका पूछती है कि आपने भी वो चीज़ नोटिस करी है बकी वाली, जो वो बच्चा बकी की तरह है। तो कैप्टन बोलता है कि हाँ, मैंने उस बच्चे में भी ये बात नोट करी है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई और बच्चा जो है एक एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में मारा जाए या फिर उससे भी कुछ उसके साथ बुरा हो जाए। तो जेसिका बोलती है कि कैप्टन आप उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो कैप्टन बोलते हैं कि हाँ, मैं था उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैं उस वक्त वहाँ पे था और मैं अब भी यहाँ पे हूँ, लेकिन इस बार मैं कम से कम ट्राई तो कर सकता हूँ ना उन सबको रोकने के लिए। और यही वजह है कि हमें उन बच्चों को रोकना होगा और उनके कामों को बंद करना होगा। तो जेसिका पूछती है तो आखिरकार आप लोगों ने क्या सोचा है इस सब के बारे में कि आप ये सब कैसे ख़त्म करेंगे। कैप्टन बोलता है कि हम जाएंगे और उनके पेरेंट्स को ढूंढेंगे और सीधा जाके उनसे बात करेंगे, और अगर वो लोग म्यूटेंट निकले तो फिर हम उन्हें एक्सेवियर स्कूल की तरफ भेजने के बारे में सोचेंगे।
तो जेसिका बोलती है कि हाँ आपकी बात तो ठीक है, आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, और वो भी ऐसे टीनेजर्स जिनके पास पावर्स हैं, तो ये मेरे ख्याल में करना आसान नहीं होगा। और फिर क्या होगा अगर वो आपकी बात सुनना ही ना चाहें? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वो सुनेंगे। आयरन मैन बोलता है कि हमें बस उनको ढूंढना है। तो जेसिका बोलती है कि वेल अगर मैं एक बच्ची होती और मेरे पास कुछ पावर्स होती और अगर मैं एवेंजर्स बनना चाहती तो मैं सीधा उसी जगह पर जाती जहाँ पे पुराने एवेंजर्स हुआ करते थे, यानी कि एवेंजर्स मैंशन। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि एवेंजर्स मैंशन जो है बिल्कुल सिक्योर है, वहाँ पे 24 घंटे अलार्म लगे रहते हैं, वहाँ पर अगर एक परिंदा भी पर मारे तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो जेसिका बोलती है फिर क्या मतलब, हम सिर्फ इंतज़ार करें बैठ के और देखें कि ये किड्स दोबारा कब हमारे सामने आते हैं? हाँ। तो कैप्टन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, और हम उनको उनसे पहले रोक दें कि वो अगली बार किसी को हर्ट करें या खुद अपने आप को हर्ट करें। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन वहाँ से चले जाते हैं। और क्या आयरन मैन बोलता है कि हमें बताते रहना अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले। तो जेसिका पूछती है कि मैं तुम लोगों तक पहुँचूंगी कैसे? तो आयरन मैन बोलता है कि अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लेना। और यहीं पे हम देखते हैं कि रात के टाइम एक चर्च के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे बाहर पुलिस खड़ी हुई है और वहाँ पे कोई प्रेस वाला किसी पुलिस वाले को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये एक हॉस्टाइल सिचुएशन बन गई है। तो जेसिका जोन्स और केट भी वहाँ पे पहुँचती हैं और जेसिका बताती है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में सीन कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पे अंदर शादी चल रही थी, ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि वहाँ पे 5 लोग जो थे अरमानी सूट के अंदर थे और उन्होंने 5 ने हथियार निकाल लिए और सारे लोगों को जितने भी गेस्ट थे उनके पर्सेस, वॉलेट, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ देने पे मजबूर कर दिया है। और अभी उन्होंने एक सेफ पैसेज की डिमांड करी है ताकि वो सिटी को सेफ तरह से छोड़ के चले जाएं और उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अंदर सारे आदमियों को मार भी सकते हैं। और इसी तरह हम अंदर देखते हैं कि वो सारे गुंडे जो होते हैं सारे लोगों को गन पॉइंट पर रखा हुआ होता है और अपनी डिमांड्स पूरी करवा रहे होते हैं पुलिस के जरिए। और हम देखते हैं उनमें से उनका लीडर जो होता है वो बोलता है कि थैंक यू ऑफिसर आपके कॉपरेशन के लिए, हम बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, कुछ लड़कियाँ, कि पुलिस वाले जो हैं इन लोगों को यहाँ से जाने दे रहे हैं। तो वो बोलती है कि हाँ केट इसी तरह से हम लोग भी यहाँ से निकल सकते हैं। तो वो केट जो होती है वो बोलती है कि नहीं ये रेडिकुलस है। वो बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ कुछ 5 ही लोग हैं और हम लोग 200 से ज़्यादा हैं, हम चाहें तो इन सबको मार गिरा सकते हैं। तो उनमें से जो गुंडा होता है वो बोलता है कि हाँ गिरा तो सकते हो, लेकिन अफसोस हमारे पास गन्स भी हैं। और उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चर्च की छत फटती है और वहाँ से यंग एवेंजर्स की एंट्री होती है। और हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं बहुत ज़ोरदार धमाका करते हुए अंदर पहुँचते हैं और सारे गुंडों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन लोगों के पास जो है इतने ज़्यादा कोई स्किल्स नहीं है, वो लोग एक बच्चों की तरह ही लड़ रहे हैं, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा प्लान फॉलो करें। तो यहाँ पे जो आयरन मैन के जैसा सूट पहना हुआ है वो बोलता है कि मेरे पास मैग्नेटिज्म की पावर है, तो मैं सबसे पहले इनकी सारी गन्स को छीन लेता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कैप्टन अमेरिका के जैसा सूट पहन के घूम रहा होता है वो अपने कुछ शूरिकेन्स जो है इनके अंदर घुसा देता है, और दूसरी तरफ जो एक थॉर जैसा है वो अपनी लाइटनिंग बोल्ट से उनको बेहोश कर देता है। और जो हल्क जैसा होता है वो तो सबको मार मार के सबको गिरा रहा होता है। और वो जो हल्कलिंग होता है वो बोलता है कि ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो पीछे से गुंडा खड़ा होता है चाकू लेकर, बोलता है कि अभी तुम्हें पता नहीं है ये मुश्किल होता क्या है और क्या नहीं। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है तो वो जो थॉट जैसा होता है वो उसके ऊपर एक बिजली गिरा के उसको दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वो जो गुंडे होते हैं इन बच्चों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो उनको एक एक करके पकड़ लेते हैं और उनको मार रहे होते हैं। लेकिन उसी ऑडियंस के अंदर हम देखते हैं जो केट नाम की लड़की थी जो शुरू से बोली थी कि हम इनको पकड़ सकते हैं, वो बोलती है कि मुझे लगता है ये यंग एवेंजर्स हैं और ये यहाँ पे हमारी मदद करने आए हैं। तो वो जो दूसरे लोग होते हैं बोलते हैं कि अगर ये मारे ना गए तो ना। तो हम वहीं पे देखते हैं केट जो है आगे बढ़ती है और उसमें से पिस्टल उठाती है, लेकिन जब वो जैसी वो उठाने के लिए जा रही होती है वो गुंडे जो है उसके ऊपर एक हथियार से वार करने लग जाते हैं और उसको भी आगे पकड़ लेते हैं। और वो गुंडा उसको पकड़ के बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम लोग यहाँ पे किसी को हर्ट करने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। तो अब जो है तुम सब पीछे हट जाओ और हमें यहाँ से निकलने दो खामोशी से। तो उसमें से जो कैप्टन अमेरिका जैसा होता है वो बोलता है कि लेट द गर्ल गो, उस बच्ची को जाने दो, उसका कोई कसूर नहीं है और तुम और तुम्हारे साथी जो हैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन जो आयरन मैन जैसा वो होता है वो बोलता है कि इनको जाने दो, इनको पुलिस हैंडल करेगी, हम इनको हैंडल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे किसी की जान जा सकती है, तुम अपनी हीरोगिरी ज़्यादा नहीं दिखाओ। और हम देखते हैं कि वो यंग एवेंजर जो है यानी आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो केट होती है वो थोड़ी चालाकी करती है और उसके हाथ में एक शुरुकेन होता है और वो मौके का फ़ायदा उठा के उसके गले में वो शुरुकेन घुसा देती है और इस तरह यंग एवेंजर जो है गुंडों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काबू पा लेते हैं। और केट बोलती है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने भी नहीं आ रहा था, बल्कि हमने तुम्हें रेस्क्यू किया, ना कि तुमने हमें। और दूसरी तरफ हम यही देखते हैं कि वो सारे यंग एवेंजर्स जो हैं उन सारे लोगों को वहाँ से छुड़वा लेते हैं और चर्च के दरवाज़ा खोल के उन सबको बाहर ले आते हैं। लेकिन हर तरफ जो है उनसे लोग यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुम हो कौन, तुम क्या करते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो इसी तरह हम जेसिका जोन्स केट को भी देखते हैं कि उनके करीब आके पूछती हैं और केट पूछती है कि यंग एवेंजर्स, मैं डेली ब्यूगल से हूँ। और वो पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? तो जो उसमें से हल्कलिंग होता है वो बोलता है कि यंग एवेंजर्स। तो वो बोलता है कि ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो जेसिका पूछती है फिर तुम अपने आप को क्या बुलाना चाहोगे? तो उसमें से आयरन मैन जैसा होता है वो बोलता है एसगार्डियन हल्कलिंग, चलो यहाँ से अब बहुत हो गया। और जो कैप्टन अमेरिका जैसा होता है वो बोलता है कि आयरन लैड, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मुझे इनसे बात करनी है। लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग वहाँ से बस फ़ौरन निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें से एक का नाम आयरन लैड होता है, एक का नाम पेट्रॉइड होता है, एक का नाम एसगार्डियन होता है, एक का नाम हल्कलिंग होता है। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद फ़ौरन जो है जेसिका जोन्स
एक कॉल मिलाने लगती है। तो वो केट पूछती है कि तुम अब किसको कॉल कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग जब उड़ के थोड़ी दूर आ चुके होते हैं तो उसमें से जो कैप्टन अमेरिका जैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाला होता है और वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, सही है ना, मुझे नीचे उतारो आयरन लेड। और आयरन लेड बोलता है कि यहाँ से मैंने तुम्हें फेंका था, तुम्हारी टांगें भी टूट सकती हैं। और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से अपनी गोद से नहीं उतारा तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। और हल्कलिंग जो होता है वो बोलता है कि गाइस शट अप, हम लोग जो है पुलिस वालों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और हम देखते हैं वो जो कैप्टन अमेरिका की तरह पेट्रियट है वो जो है यहाँ पे लड़ना शुरू कर देता है उनसे और बोलता है कि ये सब तुम लोगों का फॉल्ट है, अगर तुम लोग मुझे नहीं रोकते तो वो सब अंडर कंट्रोल था। तो उसमें से आयरन लेड जो होता है बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, अगर हम लोग इन 5 आदमियों से नहीं लड़ सकते हैं जिनके पास गन्स हैं सिर्फ, तो हम तब क्या करेंगे जब हमारा असल एनिमी जो हमारे सामने आ गया। तो पेट्रियट बोलता है कि हाँ अगर वो सामने आया तो ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो सामने आएगा। तो आयरन लेड चिल्लाते बोलता है कि वो सामने आएगा, मुझे पता है, वो हमेशा से ऐसी करता है और वो यही चाहता है, वो कभी ना कभी मेरे सामने आके रहेगा, इसलिए उसको कैंग द कॉन्करर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें इसकी बात से ये पता चल रहा है कि इनके पीछे एक विलन लगा हुआ है जो कि कैंग द कॉन्क्यूरर है और ये एवेंजर्स का बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे इनके पीछे वो विलन कैसे लगा है और आखिरकार ये लोग है कौन। तो वहीं पे हम देखते हैं कि पेट्रियट बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसके लिए काफ़ी होंगे, हमें इन 4 बच्चों से और भी कुछ ज़्यादा चाहिए जो कि उसको रोक सके। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग एवेंजर्स मैंशन के अंदर ही खड़े हुए होते हैं और वो पेट्रियट जो होता है वो बोलता है कि गुड लक गाइस, तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन मैं तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। और वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ जो है मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। और देखते हैं हम लोग वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो वापस ही आएगा नहीं आएगा। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि वो वापस ही आ जाए क्योंकि जब कैंग आया तो हमें हर एक आदमी की ज़रूरत होगी उससे लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हल्कलिंग जो है उसको कार्ड देता है और बोलता है कि जेसिका जोन्स ने मुझे ये कार्ड दिया, अगर तुम्हें उसको कॉल करनी हो तो। वो बताता है कि जेसिका जोन्स के मुताबिक हम लोगों को अब यंग एवेंजर्स के नाम से बुलाया जा रहा है। तो उसमें से जो एसगार्डियन होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो उसको कॉल करने से पहले हम एक अपना अच्छा सा नाम सोच लें। तो वो बोलता है कि आयरन लेड के उससे कॉल करने से क्या फ़ायदा होगा, वो ना मुझ पर बिलीव करेगी, ना मेरी बातों पे, ना कैंग की वाली बातों पे, तो इसमें फ़ायदा क्या है हमें उसको कॉल करके बताने का। तो वो बोलता है कि फिर तुम क्या चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या करें। तो आयरन लेड बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग ट्रेनिंग करें और उस कैंग के अटैक के लिए प्रिपेयर होकर रहें पहले से। तो उसमें से एसगार्डियन जो था वो बोलता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन आज नहीं फिर कभी, क्योंकि कल मेरा स्कूल है तो हम लोगों को आज जाना होगा और हम फिर कल मिलेंगे। और वो पूछने के क्या तुम यहाँ पे ठीक रहोगे, तो बोलता है कि हाँ तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। हम देखते हैं कि वो मैंशन के अंदर घुसता है, इधर उधर देख रहा होता है और बोलता है कि इस जगह की हालत तो देखो क्या हो चुकी है। और वो ऐसे ही चलते फिरते बोलता है कि अवेंजर्स असेंबल, और पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे सोच के बड़ी हंसी आ रही कि तुमने ये यहाँ पे बोला। और वो बोलता है कि यहाँ पे कौन है, और हम पीछे देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और जेसिका जोन्स पहुँचे हुए होते हैं। और वो बोलता है कैप्टन अमेरिका कि हम भी तुमसे सेम यही सवाल पूछने ही वाले थे। और कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है। आयरन मैन पूछता है कि ये बताओ कि तुमने मेरे सिक्योरिटी अलार्म्स को डिसेबल कैसे किया, और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और तुम्हारे पास ये आर्मर कहाँ से आया, क्या तुमने मेरा आर्मर चुराया है। तो जेसिका जोन्स सामने आती है और बोलती है कि ज़रा आराम से गाइस, आराम से, इसका नाम आयरन किड है या फिर आयरन बॉय। तो बोलता है कि नहीं, मेरा नाम आयरन लैड है। तो जेसिका बोलती है कि लैड रियली। और वो बताता है कि जेसिका जोन्स जो कि फॉर्मली ज्वेल के नाम से जानी जाती थी और नाइट्रेस के नाम से भी जानी जाती थी। तो जेसिका बोलती है कि ओह मतलब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो मैं घबराऊँ या परेशान हूँ, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें कैप्टन अमेरिका से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो आयरन लैड बोलता है कि इट्स एन ऑनर सर कि मैं आपसे मिला, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा उस आयनिक ब्लास्ट के लिए। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं उसकी कोई बात नहीं है। और जेसिका बोलती है कि और इसको तो तुम जानती ही होगे, आयरन मैन ऑब्वियसली। लेकिन आयरन मैन यही पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हें ये आर्मर आया कहाँ से तुम्हारे पास। तो आयरन लैड बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस पर बिलीव करोगे। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे ट्राई करके देखो। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि क्यों ना हम जो है कहीं चलें और बैठ के बात करें, और उसको जैसे टच कर रहे होते हैं तो उसका आर्मर जो है एक डिफेंस मूड में चले जाता है, उसका यानी आर्मर जो है लिक्विफाई होकर जो है अलग शेप ले लेता है। तो कैप्टन अमेरिका एकदम डर जाते हैं। तो वो बोलता है कि सॉरी सर, मेरा आर्मर जो है कभी कभार बाहर की और दूसरी थॉट्स के मुताबिक भी रिएक्ट करता है और ये उसी तरह चलता है जिस तरह मैं सोचता हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि क्या मतलब, ये एक साइकोकाइनेटिक सूट है। तो बोलता है कि नहीं, ये है न्यूरोकाइनेटिक सूट, तुम्हारी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा एडवांस। तो आयरन बोलता है हाँ तकरीबन 10 साल का ही फ़र्क होगा, इसमें और बड़ी बात क्या है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल तुम्हारा सूट में और मेरे सूट में 1000 साल का फ़र्क है, क्योंकि मैं हूँ 30th सेंचुरी से और वो लोग मुझे बुलाते हैं कैंग। टू बी कंटिन्यूड।